सुखेन वापस आ गया। आओ सुखेन। आओ सुखेन। कैसी हो देविका? 3 साल, जरा सोचो तो। हाँ, लंबे 3 साल। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था, मैं तुम लोगों के पास ही आ रहा था। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। एक एक लम्हा काटना मुश्किल था। एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं थी हम में। अब फौरन हमें अपनी जगह बदलनी पड़ी। हाँ, मालूम हुआ मुझे। कैसा लगता था वहाँ? वहाँ जेल में? वहाँ से भाग भी सकते थे। तुम्हारे रंगून भाग जाने की खबर सुनकर हमें क्या महसूस हुआ जानते हो? रंगून भी तो एक जेल ही है। लेकिन कम से कम वहाँ आजाद तो थे। एक आदमी का आजादी का क्या मतलब है, वो भी जेल में? जब तक हर एक आदमी आजाद ना हो। मैं तो आजाद था, लेकिन मेरे दिमाग में था मेरे गुलाम देशवासी और मेरा हिंदुस्तान। खैर छोड़ो, तुम्हारे वापस आ जाने से मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो वापस आना ही था। यहाँ कुछ तो कर सकता हूँ। हम लोग उसका कत्ल कर रहे हैं ना ओंकार? हाँ। हम जालिम का कत्ल करेंगे। तुम बस हमें हुक्म दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ओंकार। सुखेन, मुझे किसी किस्म का वादा नहीं चाहिए। हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही मकसद के लिए। हम में सख्त डिसिप्लिन होना ही चाहिए। जेल से कुछ सीखा है तो यही, इनकलाब के लिए अनुशासन होना ही चाहिए। तभी हम गवर्नर का कत्ल कर वैसीपन का खात्मा कर सकते हैं। बैठ जाओ सुखेन। इतने लंबे सफर के बाद आए हो, थक गए होगे। मुझे थकान नहीं होती। क्या सब कुछ तैयार है ओंकार? हाँ, पिछले 1 महीने से गवर्नर की हर हरकत पर हमारे 2 आदमी निगाह रखे हुए। देविका ने सारा जरूरी सामान इकट्ठा कर ली। क्या हमारे बयान का मजमून तैयार है? तमाम लोगों को यह पता चल जाएगा कि गवर्नर का कत्ल किस पार्टी ने किया। ये खून खराबा मार काट हम तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती। सारा जरूरी सामान इकट्ठा है सुखेन, अब हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। और मेरे जिम्मे में क्या होगा? फिलहाल तुम देविका की मदद करोगे, बोस की जगह तुम काम करोगे। क्या? मारा गया? हाँ। कैसे? एक हादसे में। उसके बाद मुझे क्या करना होगा? वो हम बाद में तय करेंगे। सुखेन, तुम्हें भी तैयार होना पड़ेगा किसी दूसरी जगह लेने के लिए। सेंट्रल कमेटी से संपर्क रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। और कौन कौन है हमारे साथ यहाँ? रंगून में तो तुम विवान से मिल ही चुके हो। और बिमी को नहीं जानते हो ना? जिमी? हाँ, उसका असली नाम बिमल है। प्यार से हम लोग सब उसे कवि बुलाते हैं। विवान होगा। सुखेन! विवान! और विवान, सब कुछ ठीक है? क्या तुमने गवर्नर के बंगले से क्लब तक का रास्ता ठीक से देख लिया? मैं तुम्हें अभी नक्शा बता सकता हूँ। चलो। ये रहे तमाम सड़कें, चौक और चौराहे। उसकी बग्गी हमारी खिड़की के नीचे से गुजरेगी। और ये 2 निशान? ये 2 निशान, पहला ये वो जगह है जहाँ पर उनके घोड़ों को थोड़ा धीमी गति से चलना पड़ेगा, और दूसरा है वो क्लब जहाँ पर वो ठहरेंगे। मेरे हिसाब से ये 2 जगह काम के लिए बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे दे दो। और पुलिस का बंदोबस्त? वो तो हर जगह होगी। तुम्हें परेशानी हो रही है ना? थोड़ी परेशानी तो होती ही है। हाँ थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है। बीमी होगा। लेकिन ये सिग्नल तो अलग था। उसके अपने इशारे। देविका, बिमी, कैसी हो देविका? मैं ठीक हूँ। बिमी, ये है घोष। सुखेन, अब ये घोष की जगह काम करेगा। हेलो सुखेन। हेलो। बग्गी को पहचानते हो ना? हाँ, मैंने उस बग्गी को 2 बार बहुत ध्यान से देखा है। 1 मील दूर से भी उस बग्गी को मैं पहचान सकता हूँ। मैं उसकी एक एक हिस्से से वाकिफ हूँ, जैसे कि उसकी बाएं तरफ वाली खिड़की का शीशा चटका हुआ है। और पुलिस? अरे विवान, वो तो हर जगह भरी पड़ी है। उसकी चिंता तुम ना करो, मैंने उसे खर्चा पानी दे दिया है। वो अपना काम कर रहे हैं। मदन की खबर पक्की है? गवर्नर इसी सप्ताह क्लब जाएगा, लेकिन मदन को सही तारीख का पता नहीं। लेकिन वो नीचे चौकीदार को खबर छोड़ जाएगा। देविका और विवान, तुम दोनों नीचे जाओ। और हाँ,
मदन को बख्शी देना मत भूलना। बम मैं फेंकना चाहता हूँ। नहीं सुकन, ये पहले ही तय हो चुका है। प्लीज ओंकार, तुम जानते हो ना मेरे लिए इसकी कितनी अहमियत है। नहीं सुखैन, ये पहले ही तय हो चुका है। मैं खुद ही बम नहीं फेंक रहा हूँ। जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन यही नियम है। लेकिन पहला बम फेंकेगा कौन? मैं, और दूसरा फेंकेगा विमान। तुम? हाँ, क्यों? तुम्हें हैरानी होती है? यकीन नहीं है क्या मुझ पर? इसके लिए तजुर्बा चाहिए। तजुर्बा? एक इंसान एक ही बार बम फेंक सकता है, दूसरा मौका नहीं मिलता यहाँ किसी को। कांपते हुए हाथों से बम नहीं फेंका जा सकता। सुखैन, ये तुम्हें कांपते हुए हाथ दिख रहे हैं? नहीं, और नहीं कभी कांपेंगे। तुम्हें क्या लगता है सामने गवर्नर होगा और ये हाथ रुक जाएंगे? कभी नहीं। कभी मेरे हाथ कांपने भी लगे तो मैं एक तरीका जानता हूँ। वो क्या? मैं खुद को बम समेत घोड़ों को पैरों को तले फेंक दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बीमी। पार्टी ने तुम्हें ऑर्डर दिया, बचा सकते हो तो पहले खुद की जान बचाओ। हाँ ओंकार, मैं जानता हूँ कि मुझे कितनी इज्जत दी जा रही है। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस चीज पर खड़ा उतरूंगा। सुखैन, जब बीमी और विमान बग्गी का इंतजार कर रहे होंगे तो तुम सड़क पर रहना और हर एक 5 मिनट पर खिड़की की तरफ घूमते रहना। मौका मिलते ही हम पर्चे बांट देंगे और किस्मत ने साथ दिया तो वो मारा जाएगा। हाँ, मैं मारूंगा उसे, और कामयाब हुआ तो कितनी बड़ी जीत होगी हमारे लिए। देखा जाए तो गवर्नर तो कुछ भी नहीं, हमें तो इससे भी ऊंचे ओहदे वाले पर हमला करना है। लेकिन शुरुआत तो हमें गवर्नर से करनी है। और ना कामयाब हुए तो हम भी वही करेंगे जो उन जापानियों ने किया था। क्या मतलब? जंग के वक्त जापानी कभी हार नहीं मानते थे और खुद को मार डालते थे। बीमी, खुदकुशी की मत सोचो। तो फिर क्या क्या सोचे? जंग जारी रखने की। खुदकुशी करने के लिए आदमी को अपने आप से प्यार होना ही चाहिए, और एक सच्चा इनकलाबी कभी अपने आप से प्यार नहीं कर सकता। सच्चा इनकलाबी? तुम इस तरह पेश क्यों आ रहे हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी बोरियत मिटाने के लिए इनकलाब से खिलवाड़ करता हो। सुखैन, हो सकता है ये मेरी बातें तुम्हें चुभेंगी, लेकिन हम यहाँ एक दूसरे की पीठ ठोकने को नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए है। तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? और हाँ, मेरी बोरियत की बात किसने कही थी? चुप करो। बंद पागल हो गए तुम दोनों? क्या भूल गए हो कि हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं? बर्बरता को मिटाने के लिए। हमें इकट्ठा ही कत्ल करना होगा। हमें कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। सुखैन, चलो हम लोग इशारे तय कर लेते हैं। बीमी, मैं बात करूंगा सुखैन से। उसने बहुत झेला है। हाँ ओंकार, उसने बड़ी बेइज्जती कर ली मेरी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ बीमी? हम दोनों में अभी से झड़प शुरू हो गया है। सुखैन मुझे पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल से वो किसी को पसंद नहीं करता। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो खुद ठीक हो जाएगा। हाँ, मगर मुझे परेशानी होती है। मुझे तुम सबका प्यार चाहिए। मैंने इस पार्टी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब अगर अपने ही लोग मुझसे मुंह फेर लेंगे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कभी कभी लगता है कि वो लोग मुझे समझ नहीं पाते। शायद गलती मेरी है। खैर कोई बात नहीं, तुम बहुत बहादुर हो। मैं जानती हूँ जब तुम हंसते हो उत्तेजित होकर अपने आप को कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हो। कुछ ही घंटों के बाद तुम्हें सपनों की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यह अभी से ही जान लो, ताकि आगे चलकर पीछे हटने की नौबत ना आए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तुम क्या कह रही थी देविका? बम फेंकना, फांसी का तख्ता, दोहरी मौत, ये सब आसान है। लेकिन जब तुम वहाँ खड़े होगे और उसे देखोगे। किसे? गवर्नर को। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक लम्हे के लिए। उसी एक लम्हे में उसे तुम देखोगे। बीमी, तुम यह जान लो कि आदमी आखिर आदमी ही होता है। शायद तुम्हें गवर्नर की आंखों में बहुत दयालुता दिखे। मैं उसकी नहीं, उसकी तानाशाही का कत्ल करूंगा। तानाशाही को खत्म करना है। मैं जा रही हूँ बम तैयार करने और तुम उसके पास खड़े होगे। वो कम से कम तुमसे 1 से 2 गज के फासले में होगा। मैं उसे नहीं देखूंगा। क्यों? अपनी आंखें बंद कर लोगे? नहीं, भगवान की कृपा से उसी वक्त मेरी नफरत भड़ककर मुझे अंधा बना देगी। मदन था, कह रहा था गवर्नर कल ही क्लब जाने वाला। सब कुछ तैयार है देविका? हाँ। मैं मारूंगा उसे, वो भी खुशी से।
तैयार है। सुखेन ने अभी अभी सिगरेट जलाई। गवर्नर किस वक्त गुजरेगा? किसी भी वक्त। एक मिनट, कहीं ये बग्गी की आवाज तो नहीं? नहीं। बम का क्या हुआ? अब आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं बेशक, उनसे ईर्ष्या। नहीं, अब तुम्हारी जगह यही है। तुम हाँ। इंचार्ज हो। मैं जानता हूँ, लेकिन विमी और विमान सबसे आगे। तो क्या हुआ? खतरा सबके लिए बराबर है, बम फेंकने वालों के लिए भी और जो नहीं फेंकेगा उसके लिए भी। देखा जाए तो खतरा उतना ही, लेकिन विमी और विमान सबसे आगे है। तो क्या हुआ? जरूरी ये है कि आखिर तक अपना काम पूरा कर दिया जाए। देविका, तुम कितनी शांत लग रही। मैं शांत नहीं हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। 3 साल मैंने पार्टी को दिया, 2 साल से मैं बम तैयार कर रही हूँ। जो कहा मैंने वो किया, कभी पीछे नहीं हटी। बेशक देविका। सुनो, नहीं, ये वो नहीं। मेरा दिल धक धक कर रहा है। देखा, अभी भी कितना कुछ सीखना है मुझे। एक मिनट। सुखेन इशारा कर रहा है, वो आ रहे हैं, वही है। बस चंद लम्हों में। उफ, ये वक्त कैसे रहता है। अब तक तो विमी को बम फेंक देना, बग्गी भी कलप पहुंच चुकी है। और दीवान, ये क्या? सुखेन वापस कलप की ओर जा रहा है। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने विमी को गिरफ्तार कर लिया। ओह ओमकार, हमें कुछ करना चाहिए। एक मिनट। अच्छा, तो ये बात है। जब विमी ने कुछ किया ही नहीं तो उसे गिरफ्तार क्यों किया? मैं जानती हूँ, वो इसके लिए तैयार था। उसे चाहिए थी जेल, फांसी का फंदा, वही गवर्नर को मारने के बाद। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। विमान, जल्दी। क्या हुआ विमान? मैं नहीं जानता। मैं तो पहले बम का इंतजार कर रहा था। मैंने बग्गी को चौराहा पार करते देखा और कुछ नहीं हुआ। मैं घबरा गया। मैंने सोचा फिर मौके पर प्लान बदल दिया गया है। मैं हिचकिचाया और वापस यहाँ चला आया। बीबी का क्या हुआ? मैंने तो उसे नहीं देखा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, वो रहा बीबी। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? ऐसा कई बार होता है बीबी, इन मौके पे सब गड़बड़ा जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो बीबी, रोज भी पहली बार बम नहीं फेंक पाया था। क्या तुम डर गए थे? डर? नहीं, हमें कोई हक नहीं है कि। तो गवर्नर की गाड़ी में बच्चे थे। बच्चे? हाँ, उसका भतीजा और भतीजी। लेकिन मदन ने तो कहा था गवर्नर अकेला ही कलप जाएगा। उसकी बीबी भी थी। मेरे ख्याल से ये सब हमारे कवि के लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। शुक्र है पुलिस को कुछ पता नहीं चला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इस तरह से होगा। बच्चे नहीं। तुमने कभी किसी बच्चे को देखा? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं तुम सब? मैं बता नहीं सकता उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ। ये मेरे हाथ अकड़ गए और घुटने कांपने लगे। देविका, क्या मैं सपने देख रहा था? ये सचमुच मैंने मंदिर की घंटियां सुनी। नहीं बीबी, तुम सपने नहीं देख रहे थे। गुरु, हाँ गुरु मुझे, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ और मैं घबराया था। बस मुझे इसकी जानकारी नहीं थी ओमकार, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं वापस लौटकर इसलिए आया कि मेरी जिंदगी पर पार्टी खा के। अब तुम ही लोग फैसला करो, मैंने सही किया है गलत। मगर तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। ठीक है, अगर तुम लोग का फैसला यही है कि मुझे उन बच्चों को मारना ही होगा, तो मैं क्लब जाकर उनका इंतजार करूंगा और वो जैसे ही बाहर निकलेंगे मैं बम फेंक दूंगा।
और वादा करता हूँ इस बार मैं चुकूंगा भी नहीं। फैसला तुम लोग के हाथ में है। पार्टी ने तुम्हें गवर्नर का कत्ल करने का हुक्म दिया था। हाँ, बच्चों का कत्ल करने के लिए नहीं। बीवी ठीक ही कह रहा है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। हुक्म मानना इसका फर्ज था। इंचार्ज मैं था, मुझे हर पहलू पर पहले से ही गौर कर लेना था। सारी गलती मेरी है। अब हमें यह तय करना है कि इस मौके को छोड़ दें या फिर बीमी को कहें क्लब के बाहर इंतजार करने। विवान, मैं नहीं जानता। मेरे ख्याल से अगर बीमी की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। मुझे नहीं मालूम, मेरे हाथ कांप रहे हैं। देविका, अगर बीवी की जगह मैं होती तो मैं रुक जाती। मैं वो सब किसी और को करने को कैसे कह सकती हूँ जब मैं खुद नहीं कर सकती। तुम लोगों को एहसास भी है इस फैसले का क्या मतलब है? 2 महीने की कमर तोड़ मेहनत, 2 महीने सब बेकार। नगेन की गिरफ्तारी किस लिए? महेंद्र को फांसी किस लिए? क्या हमें फिर से शुरुआत करनी होगी? हाँ? रोज रोज का तनाव, रोज रोज का तनाव। याद है वो सपने, वो खाके, जो योजनाएं। जब तक हमें एक और मौका नहीं मिल जाता, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? सुखे, तुम अच्छी तरह से जानते हो गवर्नर फिर 2 दिन बाद क्लब जाने वाला है। 2 दिन? ये 2 दिनों में पकड़े जाने का खतरा तुमने खुद कहा था। मैं जा रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ। सुखेर, तुम सच सच बताओ, क्या निशाना बांधकर किसी मासूम बच्चे पर बम फेंक सकते हो जानबूझकर? अगर पार्टी का फैसला हुआ तो हाँ। तब आंखें क्यों बंद करनी थी? क्या मैंने? हाँ। तो फिर इसलिए मैं उस नजारे को और सजीव बना सकूं। आंखें खोलो सुखेर और समझने की कोशिश करो। अगर हम एक ही लम्हे के लिए मानने को तैयार हो जाएं कि बच्चे को बम से उड़ा देना चाहिए तो पार्टी से सारा भरोसा उठ जाएगा। माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इन जज्बातों का शिकार नहीं। जिस दिन तक इस कोरी भावुकता से छुटकारा नहीं पाया जाता, उस दिन तक हमारा इनकलाब कामयाब नहीं हो सकता। जब तक वो दिन आएगा, तब तक इनकलाब से सारे इंसानियत का भरोसा उठ चुका होगा। सुखैन, मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जुल्म को मिटाने के लिए, कत्ल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी इन बातों के पीछे मुझे एक अलग सा बेसिपन दिख रहा है। अगर सत्ता हाथ में आ जाए तो ये तो मुझे कातिल ही बना डालेगी, और मैं जिस चीज की लड़ाई लड़ रहा हूँ वो है इंसाफ। सवाल यह है कि इंसाफ होता रहे, चाहे इंसाफ के खिलाफ लड़कर या कातिल बनकर। तुम्हारी या मेरी कोई अहमियत नहीं। नहीं है, और तुम ये जानते हो, भले अपने गुरूर की वजह से कबूल ना करो। मेरा गुरूर मेरा जाति मामला है, लेकिन आदमी का गुरूर उसकी बगावत है, उसके खिलाफ की गई नाइंसाफी। इसी बात से मेरा और तुम्हारा ताल्लुक है। इंसान सिर्फ इंसाफ के भरोसे जिंदा नहीं रहता। जब उसे रोटी न मिले तो वो किस चीज पर जिंदा रह सकता है? इंसाफ और ईमानदारी के बुत्ते पे। ईमानदारी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी और दूसरों की आंखें बंद रखने में ही मुनासिब समझता हूँ। अगर वो तमाम चीजें झुठला दी जाए जिससे जिंदा रहने की चाह हो सकती है, तो ये भी कह पाना मुश्किल होगा कि वो दिन आएंगे। यकीन है मुझे। नहीं, इतना आसान नहीं यकीन कर पाना कि तुम सही हो या मैं। इसके लिए हमें 3 पुश्तों की कुर्बानी देनी होगी। काफी जंगे लड़े जा चुके होंगे, बेशुमार इनकलाब के नारे हो चुके होंगे, और जब तक जमीन में इतना खून समाएगा तब तक हम दोनों राख हो चुके होंगे। और तब दूसरे आएंगे और मैं उन्हें अपना भाई समझूंगा। हम तुमसे सहमत नहीं सके, हमने फैसला कर लिया। तो मुझे मंजूर है तुम्हारा फैसला, लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि भावुकता की कोई जगह नहीं है इनकलाब में। हम कातिल हैं और यही हमने कबूल किया। हमने फैसला कर लिया, बच्चों का मारना हमारा मकसद नहीं। हमें फिर से तैयार होना पड़ेगा, वो भी 2 दिन के अंदर। अब तुम लोग आओ, अपना काम समझो। 2 दिन? ये 2 दिन में वो बच्चे वहां हुए तो हम तीसरे मौके का इंतजार करेंगे। और उसकी बीवी साथ हुई तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनो,
हाँ देविका, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। हाँ विवान, हमें अपने कीमती आदर्शों के लिए कुछ तो करना ही है। विवान कर क्या रहा? अब तक तो उसे यहाँ होना चाहिए था। शायद कुछ नींद से उसे और फायदा हो। अभी भी आधे घंटे है हमारे पास। मैं नीचे जाकर देखूं, कोई खबर आई हो तो? नहीं, फालतू का खतरा नहीं मोल लेना है। क्या बात है सुखेत? बस मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम मेरी चिंता मत करो। लो, आ गया। नींद पूरी हुई? हाँ, थोड़ी बहुत। पूरी नहीं? नहीं, तुम्हें नींद पूरी करनी चाहिए थी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं बहुत थका हुआ। ये क्या, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? नहीं, नहीं कांप रहे। तुम सब मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? मैं थका हुआ हूँ बस। सवाल ये नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है। ये तुम्हें 2 दिन पहले सोचना चाहिए था। अगर उस दिन बम फेंक देते तो आज मुझे ये थकान तो ना सहनी पड़ती। विवान, गलती मेरी है। मैंने तुम सबको मुसीबत में डाल दिया। क्या मतलब मुसीबत? मैं थका हुआ हूँ बस। खैर कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद सब खत्म हो जाएगा। हाँ, 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। ओंकार, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अकेले में? हाँ, अकेले में। क्या बात है विवान, बोलो। मुझे बहुत शर्म आ रहा है ओंकार। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। यही ना कि तुम बम नहीं फेंकना चाहते? मैं कोशिश करने पर भी अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा। तो इसमें शर्म की क्या बात है? मुझे शर्म आ रही है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन परसों तुम कितने खुश थे, कितने शांत। जब यहाँ से गए थे तो तुम्हारी आंखें चमक रही थी। मैं हमेशा से डरता रहा, लेकिन परसों मैंने हिम्मत बटोर ली थी। जब मैंने दूर से बग्गी को आते देखा तो मैंने अपने आप से कहा, बस 1 मिनट और। मैंने दांत भींच लिए। मेरे जिस्म की हर एक रग तनाव से फटी जा रही थी। मुझे यकीन है, अगर उस वक्त बम फेंक देता तो बम फेंकने के जोर से ही गवर्नर मर जाता। लेकिन फिर कुछ हुआ ही नहीं। वो धमाका जिससे सब शुरू होता वो हुआ ही नहीं। और तब मुझे पता चला कि बीमी ने बम फेंका ही नहीं। मेरा बदन पूरा ठंडा पड़ गया। सारी ताकत मानो जैसे खत्म सी हो गई। कोई बात नहीं विवान, तुम्हारी ताकत लौट आई। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं लौटी। और हाँ, अभी अभी मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। मैं हार गया ओंकार। हमें हार नहीं माननी है विवान, हम सब इस दौर से गुजर चुके हैं। ठीक है, तुम बम मत फेंको, कुछ दिन आराम करो, बाद में आ जाओ। ये इतना आसान नहीं है ओंकार। मैं जानता हूँ, अगर मैं आज बम नहीं फेंका तो फिर कभी नहीं फेंक पाऊंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? मैं कमेटी का काम करता रहूंगा। लेकिन खतरा तो उसमें भी है। हाँ, लेकिन उसमें आप अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। उसी से सारा फर्क पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से ही काम करना चाहिए। कोई मामूली सा, मैं उसी के लायक हूँ। विवाह, कोई भी काम हमारा मामूली नहीं होता। हमारे हर एक काम जेल और फांसी तक ले जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें आपको कोई घूर तो नहीं रहा होता। जिस इंसान को तुम्हें मारना है वो ठीक तुम्हारे सामने खड़ा होता है। जेल और फांसी की तो सिर्फ आप कल्पना ही करते हैं। और शुक्र है कि मुझ में अब कल्पना करने की ताकत नहीं बची। फैसला मुझे लगता है मैं अभी ही चला जाऊंगा। मैं उन सबको मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तुम उन्हें बता दोगे ना उनका? हाँ, बीवी से कहना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, जैसा कि तुम सबसे। अलविदा ओंकार। अलविदा विवाह।
आ जाओ तुम लोग। क्या बात थी? दीवान को हम नहीं मिले, गड़बड़ कर सकता है। गलती मेरी है ना ओंकार? उसने कहा वो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या हम फिर मिलेंगे? हाँ, लेकिन कुछ दिन बाद। क्यों? वो कमेटी में ज्यादा काम आ सकता है। क्या उसका खुद का फैसला था जाने का? फैसला मुझे लेना था। दीवान का जगह मैं लूंगा। नहीं सुखे? आप हमारे लीडर हैं, आपका यह होना आपका फर्ज है। कभी कभी लीडर का फर्ज होता है कि वो बुजदिल बना रहे। और तुम लोग आओ और अपना काम समझ लो। मैं तैयार हूँ। आखिरकार आखिरकार। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा सुखैन, अलविदा देविका। अलविदा नहीं, हम फिर मिलेंगे। हाँ, हम फिर मिलेंगे। मैं और मेरा हिंदुस्तान खूबसूरत देश होगा देविका। बहुत खूबसूरत। गवर्नर क्लब पहुंचने ही वाला है। काश वो अकेला हो। ओंकार ने अपना बम नहीं फेंका, बीबी ने कर ही दिया, बीबी ने कर ही दिया। हम जीत गए हिंदुस्तान के लोग। हम ही ने मारा है उसे, हम ही ने मारा है। किसे? विमी को? नहीं, गवर्नर को। उधर नहीं जाना। जल्दी कर। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेरा फजल। क्या तुम कैदी हो? ऐसा ही जान पड़ता है। क्या किया था तुमने? कुछ लोगों का कत्ल। क्या भूख के मारे? ऊंची आवाज में बात मत कर। ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। फिर भी अपनी आवाज को धीमे रख। क्या भूख की वजह से? नहीं, प्यास की। क्या हुआ था? ओ वहाँ एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और मैंने 3 लोगों का कत्ल कर दिया। ये तो यही कहते हैं। क्यों बड़े बाबू, अब आप मुझे अपना दोस्त नहीं कह रहे? क्यों, भाव बढ़ गए क्या? नहीं, मैंने भी कत्ल किए हैं। क्या? कितनों का? एक आदमी का। सिर्फ एक? अरे ये तो कुछ भी नहीं। मैंने गवर्नर की हत्या की है। गवर्नर? या खुदा, फिर वही बाबू वाली बात। मुझे ये करना ही था। क्यों, उसके दफ्तर में काम करते थे या उसकी बीवी के साथ? क्यों, कैसा था? मैं इनकलाबी पार्टी का मेंबर हूँ। धीरे बोलो। मैं इनकलाबी पार्टी का मेंबर हूँ। ये भी खूब
आखिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? जहां थे वहीं रहते। और वैसे भी ये दुनिया तुम जैसे बाबू के लिए तो बनी है। नहीं दोस्त, दुनिया तुम्हारे लिए भी बनी है। आज हिंदुस्तान में कितना गुनाह बढ़ गया है। देखा जाए तो अगर हिंदुस्तान आजाद होगा तो गुनाह कम हो जाएंगे, और अगर आजादी होती तो तुम यहाँ नहीं होते। हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, कोई आजाद हो या ना हो, ज्यादा दारू पीने का कोई फायदा नहीं। सो तो है, आदमी दारू तभी पीता है जब उसे बहुत सताया जाए, लेकिन एक वक्त आएगा जब दारू का कोई मतलब नहीं होगा, न गरीबों के लिए न हम जैसे बाबुओं के लिए। हम सब भाई भाई होंगे और इंसाफ हमारे दिल को पाक और साफ बना देगी। आई बात समझ में तुम्हारी? हाँ हाँ, खुदाई हुकूमत की बात कर रहे हो तुम तो। अच्छा, जो लोग गवर्नर का कत्ल करते हैं उनका क्या होता है? फांसी। हाँ, फांसी। हाँ हाँ, बता दे इसे। रुको, क्या हुआ? मैंने कुछ किया क्या? तुमने नहीं दोस्त, बात है कि मुझे तुम जैसे शरीफ आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब वक्त काटने के लिए यूं ही बात करना ठीक नहीं, लेकिन अगर तुम्हें फांसी होने वाली है तो कुछ ठीक सा नहीं लगता। क्या मतलब? ये सब तुम्हारा और मेरा दोस्त होना ठीक नहीं। मैं जल्लाद हूँ। क्या तुम तो बोले मेरी तरह कैदी हो? हाँ हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जल्लाद का भी काम दिया है। हर एक फांसी के लिए मेरी सजा 1 साल कम कर दी जाती है, इसमें मुझे क्या? अच्छा, तुमने जो कत्ल किए हैं उसकी कीमत अदा करने के लिए तुम्हें हर रोज एक नए कत्ल करवाए जाते हैं। नहीं नहीं, ये कत्ल नहीं, मैं तो उनका हुक्म मान रहा हूँ। तुमने कितनों को फांसी दी है? 2 लोगों को। ओ, तो तुम जल्लाद हो। और बाबू तुम क्या हो? तुम जा सकते हो। नमस्ते। तुम मुझे नहीं जानते हैं ना? मैं तुम्हें जानता हूँ, काफी चर्चा है तुम्हारी। ओह, तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं समझ सकता हूँ, 1 हफ्ता अकेले कैद खाने में रहने के बाद आदमी को थका देता है। खैर चलो, अब ऐसा नहीं होगा। तुमसे मिलने वाले तुम्हारे पास आ सकते हैं, बल्कि एक को तो तुम्हारे पास भेज ही दिया है। बूढ़ा फजल कितना अजीब आदमी है। मैं सोचा तुम दिलचस्प हो गए। 1 हफ्ता कैद खाने में रहने के बाद आदमी का शक्ल देखना तुम्हें अच्छा लगा होगा, क्यों? ये उस आदमी के शक्ल पर है। हाँ, सो तो है। देखता हूँ तुम काफी आजाद ख्याल के हो। अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो तुम्हें मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लगी। हाँ। अफसोस, फिर भी मुझे तुमसे उम्मीद है तुम अपना ख्याल बदल लोगे। कौन हो तुम? चीफ ऑफ पुलिस। ओ, सरकारी पिल्ला। तुम्हारी खिदमत में। तुम मुझे बहुत दिलचस्प लगे। हम तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हैं। क्या मतलब? बात साफ है, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दी जा सकती है। जिंदगी मांगी किसने है तुमसे? जिंदगी मांगी नहीं जाती, मिल जाती है। और जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी की जिंदगी बख्शी नहीं है? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तो फिर जरा ये बताओ, तुमने गवर्नर की बीबी और उनके बच्चों को क्यों बख्श दिया? ये किसने कहा तुमसे? तुम्हारे जासूस ने। वो हमारा भी जासूसी करता था। तो इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम यही सोचते हो? फिर भी मैं बता दूं, कोरे आदर्श गवर्नर की हत्या तो करवा सकते हैं, लेकिन जब बात बच्चों पर आती है तो सिर्फ कोरे आदर्श ही काफी नहीं। जवाब तुम मुझे नहीं, गवर्नर की बीवी को देना। क्या? हाँ, वो तुमसे मिलना चाहती है और मेरे यहाँ आने का खास मकसद यही था कि तुम्हारे और उनका मुलाकात हो जाए। शायद वो तुम्हारे इरादे बदलने में कामयाब हो। मैं मिलूंगा उससे। मुझे अफसोस है, मिलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। लगता है वो आ रही है। पहले जेल और धर्म पुलिस। भगवान के बिना जेल की कल्पना की जा सकती है क्या? कितना अकेलापन लगेगा।
क्या चाहिए तुम्हें? देखो, एक आदमी के साथ कितनी चीजें मर जाती है। ये मैं जानता था। नहीं, तुम ये नहीं जानते। कातिल तो सिर्फ कत्ल करना जानते हैं। मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे देखना है तुम्हें। मुझे लगा था तुम मेरी तरह होगे, तुम्हें भी नींद नहीं आती है ना। मैं उस गुनाह को छोड़ मुजरिम से किससे बात करती? कौन से गुनाह? मैं एक जंगी कहती हूँ, कोई मुजरिम नहीं। वही आवाज, तुम्हारी आवाज बिल्कुल उनके जैसी है। आदमी जब एक से ही इंसाफ में जब वो बोलता है कि ये इंसाफ है, तो हर किसी को मानना पड़ता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना। और शायद तुम इस वक्त गलत हो। वो तो नाइंसाफी की जीती जागती मिसाल था, जिसके बदले उसे बहुत से इनाम और इज्जत बख्शी गई। लेकिन मैं गलत ही क्यों ना हूँ, मेरा इनाम तो जेल और मौत है। जानती हूँ तुम दुखी हो, पर उसका भी तो सोचो। कत्ल किया तुमने उनका। बंद करो। क्यों? यही तो सच्चाई है। छोड़ क्यों दिया मुझे? मार डाल दे उसी के साथ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, छोड़ा तो उन बच्चों को जो तुम्हारे साथ थे। हाँ, मालूम है, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं थे। गवर्नर के भतीजा भतीजे थे। क्या अपने चाचा की तरह गुनहगार नहीं थे? तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं थक कर हार मान जाऊं। इस चीज में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। जा सकती हो तुम मेरे साथ भगवान को याद नहीं करोगे, तब हम और तुम इतने अकेले नहीं होंगे। मुझे मौत के लिए तैयार होने दो। अगर मैं मरता नहीं तो मुझे कातिल करार कर दिया जाएगा। मौत? तुम वाकई में मरना चाहते हो? नहीं, तुम्हें तो जिंदा रहना होगा और अपने कातिल करार दिए जाने को कबूल करना होगा। आखिरकार कत्ल किया तुमने उनका, क्यों नहीं किया? आखिरकार भगवान ही तुम्हारा फैसला करे। किसका भगवान, तुम्हारा या मेरा? हम सब का। बकवास। भगवान के नाम पर बहुत मूर्ख बनाए गए हैं। किसे? लोगों को, उन लोगों को जिन्हें फांसी की सजा सुनाने का हक तुम जैसे लोगों के पास है। अगले कुछ दिन काटना बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन जल्द ही मेरा फैसला मुझे सुना दिया जाएगा। फांसी की तैयारियां होने लगेंगी और मैं जैसे ही फांसी के तख्ते पे चढ़ूंगा, मैं तुम सब छोड़ इस नापाक दुनिया से छुटकारा पा जाऊंगा। आखिरकार मेरे दिल में नफरत की जगह प्यार जगह लेगी। आई बात समझ तुम्हारी? ये कैसा खौफनाक प्यार है? यही तो एक प्यार है जिसकी इजाजत तुम जैसे लोगों ने हमें बख्शी है। मैंने भी प्यार किया उस आदमी से जिसे तुमने मार डाला। जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारी गुनाहों को माफ कर दिया। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। बस मैं तुम्हें भगवान की याद दिलाने आई थी। मैं उनसे कहूंगी तुम्हें माफ कर दे। नहीं, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रुको। शुक्र है भगवान का कि तुम आ गए। खुशी हुई? क्यों? मुझे नफरत के लिए दोबारा कोई चाहिए। मुझे अफसोस है। खैर, मैं तुम्हारे जवाब के लिए आया हूँ। मेरा जवाब तुम्हें पहले ही मिल चुका है। नहीं, अभी नहीं। मैंने तुम्हारे गवर्नर की बीवी का बंदोबस्त इसलिए करवाया था ताकि ब्यौरा अखबार में छापा जा सके। ब्यौरे में सारी बात सच होगी सिवाय एक बात की कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, ताकि तुम्हारे साथियों को लगेगा तुमने उन्हें धोखा दिया है। वो यकीन नहीं करेंगे। मैं तभी उस बयान को वापस लूंगा जब तुम अपना पूरा खुलासा दोगे और अपना गुनाह कबूल करोगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरी रात है। उन्हें कभी यकीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या उन्होंने कभी गलती नहीं की है? तुम उनका प्यार नहीं जानते। हाँ, लेकिन इतना तो जरूर जानता हूँ, कोई भी इंसान पूरी रात भाईचारे पर यकीन नहीं रखता। शक सुबह के एक लम्हे के बगैर, और मुझे उस लम्हे का इंतजार रहेगा। तुम अपना पूरा वक्त लो मेरे दोस्त, मेरे पास सब्र की कोई कमी नहीं है।
सोने की कोशिश करो देविका। मुझे बहुत ठंड लग रही है। इधर बैठ जाओ, कम्बल ओढ़ लो। ये रात इतनी लंबी है, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मदन का कहना है कि शायद आज रात को भी जिन अफसरों की ड्यूटी नहीं थी उन सभी जूनियर अफसरों को बोला गया कि ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। शायद यही बहाने वो भी पहुंच जाएगा। लेकिन तुम उससे मिलोगे कहाँ? वो मेरा और विवान का करीब एक रेस्टोरेंट में इंतजार करेगा। तो आज रात ही ओमकार? फैसला वाइस राय के हाथ में। और बीवी ने माफीनामा अपील की हो तो उसने नहीं की है। लेकिन तो फिर वो गवर्नर की बीवी से मिला ही क्यों? और उसका कहना है कि वो पछता रहा है। हम किस पर यकीन करें? मुझे पता है उसने मुकदमे में क्या बयान दिया था और खत में क्या लिखा था। नहीं, वो मरना चाहता था और आज भी मरना चाहता है। उसने जो किया उसे झुठलाया नहीं जा सकता। उसे गवर्नर की बीवी से नहीं मिलना चाहिए था। इसका फैसला वो खुद कर सकता था। ये हमारे उसूलों के खिलाफ था। हमारा एक ही उसूल है, कैसे करना। अब वो आजाद है, एकदम आजाद। नहीं, अभी नहीं। हाँ, अब जब वो है उसका पूरा हक बनता है। वो जो चाहे करेगा, वो मरेगा, तुम्हें निराश नहीं करेगा। देविका, हाँ, अगर उसकी सजा माफ हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। इसे साबित हो जाएगा कि गवर्नर की बीवी का कहना सच था। वो पछता रहा है, उसने हमें धोखा दिया। लेकिन अगर वो मर गया तो तुम्हें उस पर यकीन करना होगा, उससे प्यार करना होगा। नहीं देविका, ये गलत है। हमने कभी उस पर शक नहीं किया। नहीं किया? शायद तुम ठीक कह रहे हो। खैर कोई बात नहीं। विवान, तुम यहाँ क्यों आए? उसकी जगह लेने। उसका बयान सुनकर मुझे कितना फख्र महसूस हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। याद है उसने क्या कहा था? मैं दुनिया में नाइंसाफी के खिलाफ आदमी के विरोध को दिखा पा रहा हूँ। मेरी मौत मेरे पाक आदर्शों के सबूत होंगे। तभी मैंने वापस आने का फैसला किया। पहला विरोध यही कहा था उसने। ओह देविका, इतनी हिम्मत! और आखिर में उसने कहा था मैं नाइंसाफी के लिए दुनिया में केवल आदमी के विरोध को ही दिखा पा रहा हूँ। मुझे हमेशा से इस पवित्रता की खोज थी। रो मत देविका, वो चाहता था उसकी मौत पर कोई ना रोए। हमें गलत मत समझो देविका। हम चाहते हैं कि रिमी जिंदा रहे। हमें उस जैसे लोगों की जरूरत है। पर वो जिंदा रहना नहीं चाहता, वो मरना चाहता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उसकी मौत चाहें। पागल हो गई हो तुम? हाँ, उसे इसी तरह चैन मिल सकता है, मर के। उसे मरने दो, लेकिन जल्दी। मैं जा रहा हूँ ओमकार। चलो विवान, मदन इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, चलो मगर जल्दी वापस आना। हाँ, कुछ मिनटों में सब पता चल जाएगा। तुम इसका ख्याल रखना। मौत, फांसी, हर बार वही मौत होकर। और कोई तरीका नहीं हमारे पास। क्या मौत ही रास्ता है? तो हमने गलत रास्ता चुना है। सही रास्ता तो जिंदगी की ओर ले जाता है। हमारा हर एक रास्ता जिंदगी की ओर ले जाता है, दूसरों के। हमारा वतन जिंदा रहे, हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे। याद है बीमी क्या कहा करता था? एक दिन हमारा देश खुशहाल होगा। दूसरों के और हमारे बच्चे। मैं जानती हूँ बीवी अभी जेल में, शायद मरने वाला है, शायद मर भी चुका है। लेकिन होकर अगर दूसरे भी मर गए तो, बेवजह उनकी मौत हो गई तो। चुप रहो। बीवी ने हमें धोखा नहीं दिया था। जो कुछ हुआ मदन ने देखा,
हाँ। क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? क्या फायदा? पहले मुझे बताओ क्या हुआ? तुम्हें सब कुछ बताना होगा। पहले बताओ मुझे क्या हुआ? मैं कुछ बता नहीं सकता। और अब यहाँ से हमें निकलना भी है। पहले मुझे बताओ मुझे कब बताया गया? कल रात 10 बजे। उसे फांसी कब लगाई गई? 2 बजे। 4 घंटे वो अपनी कोठरी में इंतजार करता रहा। हाँ, 4 घंटे बिना कुछ बोले। फिर अचानक सब कुछ हो गया और अब सारा मामला खत्म हो चुका है। बिना कुछ बोले 4 घंटे वो पहना क्या था? वही गंदा कुर्ता। नहीं, काले कपड़े। क्या वहाँ बहुत ठंड थी? बहुत अंधेरा था। फिर बारिश हुई। तालाब में कीचड़ सी बनी हुई थी रास्ते में। क्या वो बहुत कांप रहा था? बस बहुत हुआ दीपिका। नहीं, मुझे बताओ। और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी मौत तो मेरी है। फिर उन्होंने सजा पढ़कर सुनाई। जब सजा पड़ी जा रही थी तो वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं। उसने अपनी पैर पर चिपकी जरा सी मिट्टी को हटाया। जरा सी मिट्टी? तुम ये सब कैसे जानते? क्या तुमने मदन से ये सारी बातें पूछी क्यों? मेरे और मिनी के बीच कुछ था। क्या मतलब? मैं उससे ईर्ष्या करता था। पहले मुझे बताओ फिर क्या हुआ? जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा जिंदगी में कोई मायने नहीं है मेरे लिए। मैंने मौत को कबूल किया। उसकी आवाज कैसी थी? हमेशा की तरह तनाव कम, ठहराव ज्यादा। क्या वो बहुत खुश लग रहा था? तुम पागल हो गई हो देविका। हाँ, मुझे पता है वो बहुत खुश था। अगर जिंदगी को नकारने के बाद भी उसे मौत से खुशी ना मिले तो भी वो बहुत खुश था। और कितनी खामोशी से तख्ते पर चढ़ा। हाँ, दूर किसी गाने की आवाज आ रही। फिर एक कुत्ता भौंका। फिर क्या हुआ? वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ वो काला कपड़ा नजर आ रहा था जो जल्लाद ने उसके सिर पर ढका था। फिर क्या हुआ? मुझे बताओ फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सुकेन, मुझे बताओ। वो घुटी घुटी सी आवाज है। घुटी घुटी सी आवाज है। मुझे बताओ क्या हुआ? तुम बताओ विमान फिर क्या हुआ?
वो घिनौनी सी आवाज। नहीं, मत रो। नहीं, आज तो इंसाफ का दिन, आज तो कुछ नया जन्मा है हमारे इम्तिहान में पास होने का, हम इनकलाबियों के इम्तिहान में पास होने का। ये सबूत है कि बीबी अब कातिल नहीं रहा, बस कुछ घिनौनी सी आवाज है, इतना ही लगा। कुछ घूटी घूटी सी आवाज है, फिर वो वापस अपनी बचपन की खुशियों में पहुंच गया। तुम्हें याद है उसकी हंसी? कभी कभी हंसता था, इतना मासूम लगता था। वो आज भी हंस रहा है, सफेद चादर के नीचे। ओमकार, तुम मेरे भाई हो, मेरी मदद करोगे ना? तुम जो कहो। इस बार मैं बम फेंकना चाहती हूँ, मुझे बम फेंकने दोगे ना? पहला बम मैं फेंकूंगी। हम औरतों को बम नहीं फेंकने देते। क्या मैं औरत रही हूँ? उसे करने दो ओमकार। हाँ ओमकार, करने दो इसे। लेकिन अगली बारी तुम्हारी है सुखैन। अब ये भी मेरी ही तरह बन चुकी है। मुझे बम फेंकने दोगे ना? मेरी रात इसी तरह ठंड में इतना कुछ आसान हो जाएगा सब। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। हमारे शिष्यगण और खासकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ संजय जी को
ये मेरे छात्र हैं और इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि चंद्रपुरा जैसे छोटी जगह में इनका विचार इतना ऊंचा उठता जा रहा है, एक एकदम आश्चर्य की बात है। ये बहुत बड़े ये लेखक हैं, राइटर हैं, जिनका ये नाटक है और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो संजय की आंखें यह पूरा की छोटी जगह नहीं है, विश्व स्तर पर है। ये विदेशी राइटर को इन्होंने चुना है और बहुत ही मतलब इतना इम्प्रेशन इसमें है, इतना देश के लिए जो है मर मिटने के लिए जो तमन्ना है, इच्छा है, बेहिचक जो है देश की रक्षा के लिए हमारे युवक तैयार हैं। नाटक बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। जो है अपना जो है कला दिखाया। तो और आपकी जो हिंदी नाटक का कार्यक्रम 2 महीना से लगातार प्रैक्टिस करा रहे, इसके लिए मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। पानी चंद्रपुरा प्रखंड में बहुत प्रतिभा है और प्रतिभा निखारने में जो हमारे आप लोग और जो हमारे जिन माताएं और माता और जो पिता के हमारे जो नन्हे मुन्ने जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, उन माता पिता को मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। इनके लिए सभी हमारे कलाकार, हमारे सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और सभी को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इस नाटक से आप लोग का कैरियर एकदम हो सकता है मुंबई तक चले जाए। इस मतलब कि नाटक के माध्यम से यही मैं आशा और अपेक्षा रखती हूँ आप सबको और आप सबका उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। ये चंद्रपुरा जो है कि छोटी जगह होते हुए भी छोटी नहीं है, क्योंकि देश देशांतर में चंद्रपुरा की चर्चा हो रही है। माने यहीं के ये जो तमाम जो कलाकार हैं, तो साधारण कलाकार नहीं, मैंने अभी अनुभव किया। और जिस नाटक को इन्होंने खेला अभी, वो नाटककार जो साधारण नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उनकी चर्चा होती है। अलवेर काम मैंने पढ़ा है। छोटी जगह है लेकिन छोटी जगह नहीं इसको कहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, एक और कह दें इन कलाकारों को, बेटियों को कि ये लोग बड़े कलाकार हैं। ये जो है कि श्री राम लागू से कम नहीं है, लेकिन मोहन राकेश के जो नाटक आधे अधूरे उससे ये लोग बड़े हैं यहाँ, क्योंकि छोटी जगह में और बिना कोई लाग लपेट के जो नाटक इन्होंने खेला, वो देख कर मैं बहुत दंग हूँ। इसलिए दंग हूँ कि बड़े नाटककारों को पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, जब चलता। लेकिन अभी छोटी जगह में संजय जी ने खेल कर दिखाया कि अलवेर कामू का जो नाटक है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर चर्चित था और यहाँ छोटी जगह में इन्होंने खेल कर दिखाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।